भीलवाड़ा के अंदर अपने कोई छोटा सा ठिकाना था, कोसीथल नाम करके, चुंडावतों का एक ठिकाना था। सामंत, वहां का जो सामंत था उसकी उम्र थी 5 साल। मतलब पहले जो सामंत था उसकी डेथ हो गई, तो उसके 5 साल के बेटे को नया सामंत बना दिया गया। तो बच्चे जब छोटे कोई सामंत बन जाया करता, उसकी माँ राज कर लिया करती, माँ शासन संभाल लिया करती, तो उसकी माँ शासन संभालती है। मेवाड़ में राज कर रहे थे महाराणा राज सिंह सेकंड। मराठों के हमले हो रहे थे उन दिनों में, तो मराठों का एक हमला होने वाला था। महाराणा राज सिंह सेकंड अपने सारे मंत्रियों संतरियों के साथ बैठकर आपस में चर्चा करते हैं क्या किया जाए, क्या किया जा सकता, लड़ाई की जाए, लड़ाई के अलावा हमारे पास क्या चारा है। कहा गया अपनी सेना कम है, इतने वर्षों से हम लड़ रहे हैं, धीरे धीरे सेना कम होती जा रही है, पार पड़ेगी नहीं। पर फाइनली ये हुआ कि ना, लड़ेंगे, लड़ाई के अलावा और कुछ चारा अपने पास में नहीं है। तो जितने लोग, जितने सैनिक अपने पास है, सबको बुलाया जाए, एक भी नहीं रहना चाहिए, पूरी की पूरी फौज लड़ेगी तब जाके पार पड़ेगी। तो महाराणा राज सिंह अपने हाथ से लेटर लिख लिख के सभी सामंतों के पास भेजते हैं, और सब लेटर में लिखा जाता है पत्र पहुंचते ही तत्काल युद्ध के लिए आना है, यदि कोई युद्ध में नहीं आएगा तो उसकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। जो भी ठिकाना है जागीर दी गई वो क्या कर ली जाएगी, जब्त। सारे ठिकानों में पहुंचा तो कोसीथल वालों के पास भी पहुंचा। कोसीथल का सामंत 5 साल का है, बाहर जो भी काम करने वाले होते हैं उनको बोलते कामदार, जो मंत्री वगैरह होते हैं सामंत के आगे। तो कामदार को लेटर पहुंचा, तो कामदार को लगा कि अरे ये क्या किया जाए यार, अपने तो सेना लेके जाएंगे कहाँ, अपना तो सामंत ही कितने साल का है, 5 साल। तो सामंत की माँ के पास जाता है, जो राजमाता थी या सामंत की जो माँ है उनके पास जाता है, समाचार भिजवाता है अंदर की मुझे आपसे बात करनी है, डायरेक्ट बात करनी है। पहले महिलाओं से बातचीत करने तरीके हुआ करते थे, बीच में पर्दा तानते, पर्दे के एक तरफ महिलाएं रहती, इधर पुरुष रहते, वैसे बात करते। तो पर्दे के, अच्छा उस माँ को कहीं ना कहीं डाउट तो हो गया कि मामला गंभीर है, तभी डायरेक्ट मेरे से बात की जा रही है, वरना तो बाहर वाले संभाल लेते हैं मामला, मेरे तक क्यों आता मैटर। वो अपने बच्चे के 5 साल के बच्चे को लेके खड़ी है। उधर से कामदार उसको कहता है कि राज सिंह जी का मैसेज आया, राज सिंह सेकंड जो मेवाड़ महाराणा, उनका मैसेज आया, और लेटर के अंदर ये लिखा कि यदि सेना लेके नहीं पहुंचे तो जागीर जब्त कर ली जाएगी। तो आप बताओ करना क्या है अपनी तो। और लिखा हुआ है सामंत को खुद आना आवश्यक है, 5 साल के बच्चे को तो कैसे लेके जाए। तो उसने कई देर तो सोचा, अब वो महिला बड़ी चिंतित स्वर में, उसको लगा कि यदि सेना नहीं गई अपनी, या यदि सेना का नेतृत्व अपने परिवार से करने के लिए नहीं गया कोई, तो जागीर जब्त कर ली जाएगी। और जागीर जब्त कर ली जाएगी तो मेरा बेटा जब बड़ा होगा, 10 लोगों के बीच में बैठेगा, तो लोग इसमें ताने मारेंगे, अरे ये उस समय टाबर था इसलिए इनकी जागीर जब्त कर ली थी। इसमें ताने मारे जाएंगे कि ये कोसीथल वाले लड़ने के लिए नहीं गए थे इसलिए इनकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। और उस महिला को लगा कि ना ना, ये कैसे हो सकता है कि मेरे बेटे को ताने मारे, मेरे बेटे को 4 लोगों के बीच में कुछ कह दे। और उसने कामदार को कहा कि सेना की तैयारी की जाए। उस कामदार ने वापस पूछा कि भाई सेना की तैयारी की जाए, सेना को लीड कौन करेगा, लीड करने के लिए सामंत चाहिए, और सामंत तो 5 साल का है। उसने कहा मैं। आप आप महिला, उसने क्या फर्क पड़ता है, इससे पहले भी खूब सारी महिलाओं ने युद्ध लड़े होंगे, इस बार मैं लड़ने के लिए चली जाऊंगी। दूसरे दिन वो महिला पुरुषों जैसे कपड़े पहनती है, कवच बख्तर वगैरह वो सब लगाती है, अपने टॉप वॉप सिर पे लगाती है, लड़ने के लिए जाती है। युद्ध समाप्त होता है, मराठों को हराते हैं मेवाड़ वाले, मराठे निकल जाते हैं। शाम को मेवाड़ वाले अपने घायलों को उठा उठा के ला रहे थे। जब मेवा अंधेरा हो गया, घायलों को उठा के ला रहे हैं। एक घायल के जब सैनिक ने हाथ लगाया तो बाल हाथ में आ गए, महिला के बाल हाथ में, लंबे बाल थे, बाल हाथ में, और बाल एकदम गिला गच्च हो रखे खून के अंदर। तो इतने लंबे बाल हाथ में, तो उसने टॉर्च वॉर्च लालटेन जो भी उसके पास थी उसने देखा, दीपक से देखा कौन है, तो महिला। तो तुम कौन हो। अच्छा उस समय इस प्रकार महिलाओं का जासूसी करना नॉर्मल हुआ करता था, किसी महिला को जासूसी करने के लिए भेज दिया गया, लगा हो सकता है कोई दुश्मन की महिला हो, जासूसी करने आई हो, युद्ध के अंदर इस प्रकार से तलवार लग गई हो, मर गई हो या घायल हो गई हो, कौन हो तुम। उसने कहा मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी, राजा को बुलाया जाए। दो चार ने, तुम बताओ कौन हो, कैसे आ गए। उसने कहा नहीं, मैं तमाम जवाब महाराणा को दूंगी और किसी को नहीं दूंगी। महाराणा राज सिंह को बुलाया गया। महाराणा राज सिंह को कहा गया भाई एक महिला है, पुरुष वेश के अंदर है, कवच बख्तर टोप धारण कर रखे हैं, घायल हुई है, जो उसके बाल है वो एकदम खून से रंगे पड़े हैं, एकदम खून से लथपथ हो रखे हैं बाल। महाराणा राज सिंह ने आगे कहा तुम मेरी धर्म की बहन हो, यदि तुमने 7 खून भी किए तो माफ कर दिए जाएंगे, यदि तुम में जासूस भी हो तो भी माफ कर दिया जाएगा, तुम जो भी बताओ सच सच बताना, तुम हो कौन। उस महिला ने कहा मैं कोसीतल के ठाकर की मां हूं, कोसीतल के सामंत की मां हूं। तो तुम क्यों आई युद्ध के अंदर, क्या आपका लेटर गया था कि यदि किसी की सेना नहीं आई लीड करते हुए तो उसकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। मैं कतई नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की जागीर जब्त कर ली जाए। महाराणा राज सिंह रोने लग गया था। महाराणा राज सिंह ने कहा था जब तक तेरी जैसी मां बैठी है ना, मेवाड़ का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तू मांगा जो मांगेगी, तू कहे तो मेवाड़ का राज दूं, मैं तुम्हें धनी बनाऊं, मैं राज छोड़ूं। उस महिला ने कहा कुछ नहीं चाहिए,
ऐसा कुछ अधिकार दीजिए कि मेरा बेटा अन्य लोगों से अलग दिखे, जब भी मेरा बेटा कहीं जाए तो पता चले कि कौशी थड़काया है। महाराणा ने कहा कि आज के बाद तुम्हारा बेटा जब साफा बांधेगा उसके ऊपर एक अलग से कलंगी लगाई जाएगी, जो मेवाड़ महाराणा की तरफ से कलंगी लगाई जाएगी, जो 1000 लोगों में दिखेगी कि कौशी थड़का है। इसलिए मां लड़ने के लिए चलेगी कि उसके बेटे से कोई जागीर ना छीन ले। तो ये तो हरावल है। हेम्स्टोड को यूं क्या पड़ी थी कि राजस्थान पे पूरी बुक लिख जाए? कितने अंग्रेजों ने कौन कौन से अन्य राज्यों पर पुस्तकें लिखी? तो बावड़ा हो गया था अपनी कहानियां सुन सुन के। लगा यार क्या क्या लोग है ये, जिनको मरने का डर लगना बंद हो गया है। और सैकड़ों सैकड़ों किस्से हैं अपने अपने मतलब वैसे किस्से हैं कि एक लड़का अपनी बारात लेके वापस आ रहा है और उसको केवल ये समाचार मिलता है कि पुष्कर के अंदर गायें काटी जाएगी आज। वो अपनी पत्नी को घर छोड़ता है, पुष्कर आता है, पुष्कर में औरंगजेब की सेना से लड़ाई करता है, औरंगजेब की सेना को भगाता है, गायें काटने से रोकता है, लड़ता हुआ मारा जाता है। आप शादी पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए उससे पहले पहले मरे हो केवल इसलिए क्योंकि गाय ना कट जाए। हम किसी एक बाबूजी को इसलिए धोख लेते हैं कि अपने फेरों को बीच में छोड़कर वापस आ गए थे। यूं कौन किसकी पूजा करे? लोग बाप को नहीं मानते। अपने 1200 वर्षों से आज भी यदि किसी देवता की 500 वर्षों से 700 वर्षों से किसी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, उनकी आरतियां, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो समाज के लिए अलग किया होगा। तो समाज ने कहा रहे भगवान है, वरना अपने जैसे पैदा हुए थे बाबूजी, जिस प्रकार अन्य मनुष्य वैसे हुए, एक परिवार में पैदा हुए, एक परिवार में पले बढ़े, शादी करने के लिए गए, सब कुछ वैसा जैसा एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में करता है। बस उनकी मृत्यु अलग प्रकार से जैसे सामान्य व्यक्तियों की नहीं होती। अपने तो एक जैसलमेर के राजा किस्सा है, वो केवल इसलिए युद्ध करने के लिए चला गया था कि उसकी दाढ़ी में बाल सफेद आ गए थे। उसे लगा कि दाढ़ी में बाल सफेद का मतलब है बूढ़ा, बूढ़े का मतलब है मृत्यु नजदीक, और मैं चारपाई पे नहीं मरना चाहता, युद्ध में लड़ते हुए मरूंगा तो स्वर्ग मिलेगा। तो सामाजिक मूल्य क्या बदलते हैं। आज के समय में इन कहानियों को सुन के विश्वास नहीं होता। आज के समय में हमें लगता है कि यार ऐसे ऐसे कोई कैसे कर सकता है कि कोई इस प्रकार से लड़ने के लिए चला जाए, कोई इस प्रकार से मरने के लिए तैयार हो जाए, कोई इसलिए लड़ ले केवल कि हरावल हमें मिलनी चाहिए। पर उस समय के सामाजिक मूल्य वही थे। उस समय युद्धों का माहौल था, युद्धों के माहौल में वे ही बातें अच्छी लगती है। आज जब हम शांतिपूर्ण वातावरण में बैठ के इन पर विचार करते हैं तब हमें अजीब सा लगता है। ये तो हो सकता है आज के जो सामाजिक मूल्य हैं 100 साल बाद, 1000 साल बाद इन पे लोग हंसेंगे। मुझे लगता है आज के 300 साल बाद यदि किसी बच्चे को ये बताया जाएगा कि 300 साल पहले जो लोग थे उनकी शादियां मम्मी पापा खुद किया करते थे, उनको बड़ी हंसी आएगी। मतलब शादी करने के लिए मम्मी पापा की भी आवश्यकता थी, लोग अपने आप करेंगे। उस समय लोगों को इस बात पे भी हंसी आ सकती है कि साथ शादी में ये ताम झाम और हुआ करता था इतना, और सब ये क्या करते थे। चीजें बदल जाएगी, चीजें बदलेगी तो उस प्रकार से होगी। आज भी अपने को बड़ी हंसी सी आती है इस बात की कि पहले वालों के 20-20, 30-30 टाबर थे, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं, दादाजी की उम्र के सब लोग 10-10 भाई है। मैं जब कई बार कहता हूँ भाई भीम सिंह मेवाड़ महाराणा था 1818 के आस, उसके 95 टाबर है, 95। अच्छा अब हम सब कौन से 1818 मतलब 200 साल पहले, ज्यादा पुराना नहीं। मतलब बाकी छोड़ यार, 3 पीढ़ी पहले 50 साल पहले दादाजी के सबके 10 भाई बहन है, एक माँ के, एक माँ से 10 है, तो राजा की तो रानियां 10 थी, तो 10 के 100 हुए ना। उसमें कहां इधर उधर देखने की बात है। और 10 तो मैंने बताया वो जो जीवते हैं, 3-4 तो मिस कॉल है, होते मरते थे, मेडिकल सुविधाएं कहां थी। आप 1980 तक की फिल्में देख लो, सारी फिल्मों में एक डायलॉग पक्का है, हॉस्पिटल का सीन है और एक डायलॉग है, या तो मां या बच्चा दोनों में से एक को बचा सकते हैं। सारी भारतीय फिल्मों का डायलॉग है, मां को बचाया बच्चे को बचाया, हीरो कह रहा मां को बचा लीजिए, सबके अंदर डायलॉग है। इसका मतलब माएं मरती थी या बच्चे मरते थे। आप हर घर के अंदर सुन लोगे, पर प्रत्येक घर में कि कोई ना कोई एक महिला डिलीवरी में मर गई। हर घर की कहानियां कि डिलीवरी के अंदर किसी ना किसी महिला की डेथ हुई है, क्योंकि ये हॉस्पिटल वाला सिस्टम था नहीं। ये तो अपने भारत में गवर्नर जनरल आया था एल्गिन सेकंड, एल्गिन सेकंड की वाइफ को इस बात पर बड़ा अचंभा हुआ था कि भारत के अंदर डिलीवरी घर में ही करवा लेते हैं। तो वो जाके मिली थी ब्रिटिश महारानी से, और उसने महारानी को जाके कहा था हॉस्पिटल खोलो, ये डिलीवरी के लिए महिलाओं को हॉस्पिटल तक नहीं है, इसलिए उसने एक साथ 12 हॉस्पिटल खुलवाए थे। ये जयपुर जनाना अस्पताल और ये सब उसी के टाइम के हैं, इसलिए इन सब में एल्गिन सेकंड के उनके वो लिखे हुए नाम लिखेंगे उद्घाटन करने के, लेडी एल्गिन। लेडी एल्गिन 12 हॉस्पिटल खुलवा के गई थी, नहीं थी मेडिकल सुविधाएं, नहीं थी तो बाद में घर में होती डिलीवरी, घर में होती तो यदि डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो मरेगा एक ना एक कोई। अब मेडिकल सुविधाएं आई तो आजकल आप कोई फिल्म में ये डायलॉग नहीं सुनते कि कोई एक मरेगा, अब बच जाते हैं, दोनों बच जाते हैं, जैसे तैसे करके बचाए लिए जाते हैं। चीजें अलग है जी, आज सोचे तब सही नहीं लगती। आप तो कभी समय मिले
तो 47 के बाद भारत के जो परमवीर चक्र है, जो वीर चक्र है, जो शौर्य चक्र है, जो फौजियों को मिला हुआ है, उनकी कहानियां पढ़ लीजिए। आप लगे यार क्या कर गए ये लोग, ऐसे कैसे हो सकता है? पर वो तो हीट ऑफ द मोमेंट होता है ना, उसमें आदमी के जहन में केवल एक बात होता है कि सामने वाले कच्चा खा जाऊं, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचता। राजस्थान वाले दो परमवीर है, पीरू सिंह और शैतान सिंह। शैतान सिंह पर तो आई है 120 बहादुर, फिल्म वाले तो थोड़ा बहुत फिर भी लिबर्टी लेके बना देते हैं। बाकी उस कहानी को वैसे भी पढ़ लिया जाए कि 120 लोग 1300 को मार गए थे। कोई कैसे विश्वास करे इस बात पर? वो तो देखा है, 1962 की बात है, 38 और 25 ले दे गए तो साल में 60 साल ही जो है, 60 साल पहले ये देखा। ये कहा या वो पीरू सिंह वाला युद्ध पढ़ो, दारापरी की लड़ाई या तीथवाल की जो लड़ाई है, उनकी पूरी वो जो कंपनी थी वो पूरी पूरी कंपनी मरी। वो पाकिस्तान वालों से लड़ने के लिए जा रहे हैं, एक कोई चौकी है, उस चौकी पर उनको कब्जा करना है। उनके पास केवल इतना समाचार है कि उस चौकी पे पाकिस्तान वाले बैठे हैं और आपको जाके उन पाकिस्तान वालों को भगा के वहां कब्जा कर लेना है। तो बड़े लाइट मोड के अंदर वो थे कि हमारी कंपनी जाएगी, चार्ली या डेल्टा कोई थी कंपनी, जिस कंपनी में वो थे, डेल्टा में शायद वो जा रहे हैं, उनके पीछे चार्ली थी। तो वो 50-55 की एक फौज है, वो सैनिक है, वो जा रहे हैं, उनके पीछे दूसरी आ रही है। पाकिस्तान वाले उनकी सूचना के मुताबिक नहीं बल्कि बंकर बना के तैयार बैठे थे और ऊपर बैठे थे। पाकिस्तान वाले 3 बंकर बना के 6 लोग बैठे हैं, एकदम बाकायदा पूरे लोडेड हथियारों के साथ बैठे हैं। जैसे नीचे खाई के अंदर कोई जलेगा तो ऊपर वालों को दिखेगा तो ऊपर वाले मार देंगे। ऊपर एक ही भी आदमी बैठा, नीचे 50 है तो गोले देकर मार देगा। उन 6 ने हाथों हाथ फायरिंग शुरू की है, उसमें भी उन लोगों पर जिनको ये भी नहीं पता कि फायरिंग हो सकती है, सबको सब मार दिया। जितने जितने थे सारे के सारे शहीद होते हैं। फिर सिंह की भी गोलियां लगती है, वो बच जाते हैं। अब उनको पता था कि हमारी पूरी ये कंपनी तो गई, पीछे जो कंपनी आ रही है वो और शहीद होगी। उस कंपनी को बचाने का एक तरीका है, ऊपर 3 बंकर में 6 पाकिस्तानी बैठे, इनको मारने हैं, पर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर चढ़ेंगे तो सामने से फायरिंग आएगी, अपने मरेंगे। फिर भी उस व्यक्ति के जहन में उस समय यही आता कि ऊपर चढ़ना है। वो जैसे तैसे करके ऊपर क्राउलिंग करते ऊपर जाते हैं। एक बंकर में जो 2 बैठे हुए थे, उन दोनों को वो बंदूक के पीछे जो संगीन जो लगता है, उसको खंजर लगता है, बट जो लगता है उसको देके उन दोनों को मारते हैं। जब उस एक बंकर की फायरिंग रुकती है तो उन बाकी 2 बंकर को पता चलता है कि उधर कुछ ना कुछ हो गया, इसलिए उधर की फायरिंग रुक गई। तो उन दोनों ने उस बंकर की तरफ फायरिंग करनी शुरू कर दी। भाई इसका मतलब उस बंकर में जा किसी ने मारा है तो उस बंकर में जो कुछ आया उसको मारा जाए, तो उन्होंने फायरिंग उधर शुरू की है। तो शैतान सिंह है वो जैसे तैसे करके उस दूसरे बंकर की तरफ उस फायरिंग, पीरू सिंह उस सामने से होती हुई फायरिंग के दौरान उस दूसरे बंकर के अंदर घुसते हैं, उन 2 को और मारते हैं। तो तीसरे बंकर वालों ने इस बार कोई गोला वोला फेंका, उसकी ठोडी के लगा है, ठोडी उड़ गई है और पूरा कपड़े उपड़े सब फट गए, पूरा एकदम लहू लुहान शरीर है। और अब व्यक्ति बस यूं मतलब मरेगा, गिरेगा, तब उसके हाथ में हथगोला है। उन्होंने उसको वो ग्रेनेड है, वो ग्रेनेड है, उसका वो पिन खींची है और पिन खींच के बस इतना टाइम मिला कि उसमें फेंक दे, दूसरे वाले के फेंक दिया, वो उड़ गया, खुद शहीद हुए। पीछे वाली कंपनी ने आके देखा कि बाकी सबकी लाश नीचे एक के ऊपर है, अकेला आदमी पूरी कंपनी बचा गया, इसलिए बाद में परमवीर चक्र दिया गया। आप कभी अरुण खेत्रपाल की कहानी सुनो, 1965 का अरुण खेत्रपाल का, 18 साल का लड़का अरुण खेत्रपाल। और अरुण खेत्रपाल को साफ साफ पता है कि हम लैंडमाइंस के ऊपर आ गए हैं और इसके ऊपर से जब निकलेंगे तो यहां से उड़ेंगे, सामने पाकिस्तान वाले सीधे सीधे सामने आ गए। उसके अरुण खेत्रपाल को कहा गया कि हम पीछे जा सकते हैं, हमें जाना चाहिए। उस 18 साल के लड़के के जवाब की ना, साहब का आदेश है, आगे जाना है तो आगे जाना है, इसके अलावा पीछे कुछ, साफ साफ पता है हम मरेंगे। उसके बावजूद अरुण खेत्रपाल आगे बढ़े, बाद में उनको परमवीर चक्र मिला था। तो अरुण खेत्रपाल को जिस पाकिस्तानी ने सामने से फायरिंग करके शहीद किया था वो बच गया सामने वाला। कई साल बाद में अरुण खेत्रपाल के पिताजी पाकिस्तान गए थे, किसी एक कोई भारत सरकार की तरफ से कोई गया उसमें गए थे। वो जो सामने वाला जो अरुण खेत्रपाल के सामने पाकिस्तान लड़ा था वो मिलता है। अरुण खेत्रपाल के पिताजी कहता मैंने आपके बेटे से ज्यादा बहादुर लड़का नहीं देखा। मरते दम तक उसकी आंखों में जो आग दिखाई दे रही थी ना, हम बच गए थे बाल बाल, वरना सबको सल्टा देता हूं। एक अकेला लड़का, आपकी 18 साल के लड़के की तारीफ यदि आपके दुश्मन करते हैं तो इसका मतलब आप भगवान जाने कितना हैरतअंगेज कारनामा कर गए हो। तो फौज बहुत अलग चीज है जी। भारत में 100 करोड़ लोग एसी के अंदर बैठ के, रजाई के अंदर बैठ के कर देते हैं कि साहब आतंकवादियों का सपोर्ट कर दिया जाए। कश्मीर के अंदर फौज ये कर देती है, बाकी फौज है इसलिए आप और मैं हैं, फौज है इसलिए आप और मैं बैठ के आराम से बातें कर सकते हैं। ये हंसना, ये तालियां थपथपाना केवल इसलिए कि कोई ना कोई तो वहां पर हमारे लिए खड़ा होकर मर रहा है, कोई ना कोई तो वहां पे खड़ा होकर, तो बड़ा अलग चीज है। मुझे तो हमेशा लगता है कि भारत के इतिहास में 47 के बाद का इतिहास पढ़ाया क्यों नहीं जाता। इन बच्चों को कैसे बता पाएंगे अगली पीढ़ी को कि क्या क्या खोना पड़ता है तब कोई राष्ट्र अखंड और अक्षुण्ण रहता है, तब कोई राष्ट्र बच पाता है। केवल ये बातें करने से। कौन सी बीच में एक मूवी आई थी, स्वर्गीय मूवी, ब्रिगेडियर प्रताप,
के का जो रोल है, उसमें वो राहुल बोस वकील है, राहुल बोस को कॉफी पिलाता, तब वो कहता है कि तुम सबको नालियां और गलियां सुबह सुबह साफ चाहिए होती है, तुम ये नहीं जानते कि उसमें हाथ गंदे किसके होते हैं, मेरे। तो वो उसमें बड़ा जोरदार, वो कॉफी नहीं पीता तो वो कहता है कॉफी पी, 1200 फीट की ऊंचाई तक इस कॉफी को लाने के लिए कितना कुछ कहना पड़ता है, कितना खर्चा होता है, वो तू नहीं समझता, कॉफी पी, कॉफी छोड़ के नहीं जा सकता यहाँ पे। तब समझ में आती है कि नई चीजों की वैल्यू अलग है, हम इन चीजों की वैल्यू समझते नहीं है। जब कभी तुम्हें समय मिले, बाकी इतिहास छोड़ना। कई बार मेरे से बच्चे आगे पूछते हैं सर मुझे राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, मुझे भारत का इतिहास पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़ूं? वो तब पढ़ लेना जब कभी और कभी समय मिले, अभी केवल उनका पढ़ना जो 47 की बात सही थी, वो तो हमारे लिए वे हैं सीधा सीधा। बाकियों के लिए आप सो कहें, सब राज की लड़ाई थी, अपने देश की उनकी लड़ाई थी, अलग अलग देशों की लड़ाई थी, अब तो सारे भारत के लिए वे हैं। देखा जाए कि क्या सोमनाथ सर जो पहले परमवीर चक्र है, सोमनाथ शर्मा पढ़ो, अब 22-23 लड़के 6 घंटे तक पाकिस्तानियों को रोक के खड़े रहे थे, केवल कुल 22-23 लड़के थे, और उसके बावजूद पूरे के पूरे लेके खड़े रहे थे। और उसमें मुझे तो सबसे जोरदार वो लगता है, उनमें खूब सारे शहीद हुए हैं, पाकिस्तानियों को लगभग लगभग पीछे भगाने में कामयाब हो गए। लास्ट के अंदर उनको अब निकलना है, पीछे हटना है। एक फौजी, उनके पास गोलियां खत्म हो गई थी, एक फौजी है वो बाकी सबको कहता है कि सारी गोलियां मुझे दे दी जाए, मैं अकेला लड़ूंगा यहां पे, जब तक फायरिंग होती रहेगी तब तक पाकिस्तानी आगे नहीं आ पाएंगे, तुम सारे चले जाओगे, सारे एक एक गोली चलाएंगे, गोलियां जल्दी खत्म होगी, मैं अकेला चलाऊंगा, कई देर तक गोलियां चला लूंगा। तो साफ साफ नहीं पता क्या मरेगा वो नहीं जानता क्या इस बात को, उसके बावजूद वो लड़ता लड़ता केवल इसलिए कि श्रीनगर एयरपोर्ट बच जाए। उस दिन सोमनाथ शर्मा वाली लड़ाई नहीं हो तो श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा करे पाकिस्तान, और श्रीपुर एयरपोर्ट पे कब्जा करे तो पूरा पूरा पाकिस्तान, पूरा पूरा जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास जाए, जो आज केवल पीओके के रूप में। नहीं आ पाई पीछे से सहायता, नहीं आ पाई तो अकेले लड़े। उनके पास भी न्यूज थी कि आप पीछे आ सकते हो वापस, और उनको लगा यार पीछे जाने से होगा क्या, क्या करेंगे पीछे जाके, जो करना वो यहीं के जाए। सोमनाथ शर्मा पहले पिरामिड चक्कर है, सोमनाथ शर्मा जिस युद्ध में शहीद हुए उनमें उनका एक हाथ काम ही नहीं कर रहा है, एक हाथ में प्लास्टर है, उसके बावजूद वो दूसरे हाथ से लड़ा है। कोई बात नहीं, अपने सैनिकों को मोटिवेट किया है, गोलाबारी के बीच में एक बंकर से दूसरे बंकर तक गए हैं, अपने सैनिकों को बार बार कहा कि नहीं इधर फायरिंग की जाए, इधर फायरिंग की जाए, इधर फायरिंग की जाए। बीच में कोई ग्रेनेड आके लगता है, जिसमें खुद मेजर, मेजर के साथ में उनके सहायक और एक शायद कोई जैसी और था, वो सारे के सारे उसके अंदर शहीद होते हैं। उसके बावजूद वो 5-6 घंटे तक लड़के वहां पे लड़ते हैं, और सामने वाली टुकड़ी में 700 है, उसके 6 घंटे रोका उन्होंने, 6 घंटे तक अकेले खड़े खड़े। मैंने तो बीच में परमवीर पर सीरीज बनानी शुरू की थी, वीडियो बनाने शुरू किए थे, तब मैंने इन परमवीरों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। या तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं या तो रोते हो, इसके अलावा कोई आपके पास नहीं बचता है। यार क्या कर गए ये लोग, कैसे लड़े होंगे ये लोग, क्या बहादुर लोग हैं, क्या सोच के गए होंगे घर से कि क्या कर सकते हैं। सोमनाथ शर्मा का युद्ध में जाने से पहले अपने को जीजा जी के साथ में एक वार्तालाप है, उसमें वो कहता है 2 चीजें, या तो मैं भारत का थल सेनाध्यक्ष बन जाऊंगा या मैं परमवीर प्राप्त कर लूंगा। क्या मतलब क्या सोच रहती होगी यहाँ। सब लोगों के अपने 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 व्यक्तिगत हित है, एक व्यक्ति सोचता है अलग प्रकार से, तो इस एक्सट्रीम लेवल पर जाके सोचते हैं वो शहीद भी हो जाते हैं। जो इस एक्सट्रीम लेवल पर जाके सोचते हैं उनके लिए देश सबसे पहले होता है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो जाती है। और इस युद्ध के माहौल में आदमी कुछ भी कर जाता है, ऐसा जैसा सामान्य आदमी सोच भी नहीं सकता। क्योंकि सामान्य आदमी सोच भी नहीं सकता, इसलिए अपने को हंसी भी आती है। हमें लगता है कोई हरावल के लिए कैसे लड़ सकता है, इस बात के लिए कैसे लड़ सकता है कि मुझे मार दो लेकिन हरावल आपको मिल जाएगी। पर उसको लगता था कि ना, मेरे पूर्वजों का नाम होगा, मेरे वंशजों का नाम होगा, आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए याद करेगी। अरे है कितने बरस बीत गए, उसके बावजूद यदि सवाल पूछा जा रहा है कि बल्लू सख्तावत कहां पे लड़ लिया था, इसका मतलब कुछ तो अलग किया होगा, वरना कितने बल्लू सल्लू कल्लू हो रहे होंगे, मरे होंगे। वही क्यों याद किया जाए, दूसरे क्यों ना याद किया जाए। महाराणा प्रताप के बाद में महाराणा प्रताप के बेटे राजा बनते हैं, बेटे का नाम था अमर सिंह प्रथम। उधर अकबर के बाद अकबर का बेटा राजा बनता है, नाम था जहांगीर। जहांगीर की सेना ने ऊंटाला के किले पे कब्जा कर लिया, तो अमर सिंह किले को छुड़वाने के लिए जाएगा, तो अमर सिंह की सेना के बीच में जहांगीर की सेना के बीच में ऊंटाला में युद्ध होता है। जहांगीर की सेना ऊंटाला किले से नीचे आई, मैदान में आके युद्ध लड़ा, उस युद्ध के अंदर अमर सिंह जीत गया। कौन जीत गया? जहांगीर की सेना हारी, बची कुची सेना वापस किले के अंदर भाग गई। शाम हो गई, युद्ध बंद हो गया। शाम के टाइम अमर सिंह की सेना ने निश्चय किया भाई कल क्या करना है, कि कल अपने किले पे कब्जा करेंगे। तो किले पे कब्जा करने के लिए क्या करना है, तो किले पर अपनी एक टुकड़ी जाएगी, हमला करेगी, किले के अंदर थोड़ी बहुत मुगल सेना बैठी है उसको मार मूर के क्या कर लेगी, कब्जा कर लेगी। ठीक है, एक छोटी टुकड़ी भेज दी जाए। मेवाड़ की सेना जब कभी भी जाती थी उसमें सबसे आगे सलूम्बर के लोग जाते। कहाँ के लोग जाते? किसी भी सेना में सबसे आगे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हरावल। क्या बोलते हैं? तो मेवाड़ के हरावल में हमेशा कहाँ का सामंत जाता था? सलूम्बर। और उस समय जो सलूम्बर का सामंत था उसका नाम था जैत्र सिंह चुंडावत। इसका मतलब है कल मेवाड़ की जो सेना जाएगी उसमें हरावल जाएगी, और हरावल जाएगी तो हरावल में सलूम्बर का सामंत जाएगा, और सलूम्बर का सामंत कौन था? जैत्र सिंह चुंडावत। इसका मतलब कल लड़ने के लिए कौन जाएगा?
तो कहा गया जयतर सिंह चुंडावत को, भाई तैयार हो जाओ, कल आपको उंटाला के किले पर हमला करना है, मुगलों की फौज को वहां से निकाल के उंटाला किले पे क्या करना है, कब्जा करना है। उस सेना में एक व्यक्ति और था, उस व्यक्ति का नाम था बल्लू सख्तावत। महाराणा प्रताप के एक छोटे भाई थे, उनका नाम था शक्ति सिंह। क्या नाम था? तो जो शक्ति सिंह के वंशज हुए वो क्या कहलाए, सख्तावत। तो उन सख्तावतों में से एक व्यक्ति था, उसका नाम था बल्लू। क्या नाम था? तो उसने कहा, बल्लू सख्तावत ने कहा कि भाई कल एक टुकड़ी को उंटाला पर कब्जा करने के लिए जाना है, तो हम चले जाते हैं, हम सख्तावत चले जाते हैं, मेरे नेतृत्व में सेना चली जाएगी। तो उन जयतर सिंह ने उन्होंने कहा नहीं, तुम कैसे चले जाओगे, मेवाड़ में सबसे पहले हरावल जाती है, हरावल में सबसे पहले सलुम्बर वाले जाते हैं, सलुम्बर वाले हम तो हम जाएंगे, तुम कौन होते हैं करने वाले। तो उन्होंने कहा भाई क्या फर्क पड़ता है, इस बार हम चले जाते हैं। ना ना ना, फर्क कैसे नहीं पड़ता, हरावल का अधिकार जिनके पास है उनके पास ही रहेगा। क्यों भाई, तुम्हारे पास ही क्यों हरावल का अधिकार होगा, हम बहादुर होते हैं। बहादुरी क्या बात है, हम भी उतने ही बहादुर है, एक बार सेवा का मौका दे के देखो आप, इस बार हमें लड़ने दो, हम भी उतनी बहादुरी से लड़ लेंगे। तो अमर सिंह को लगा है तो अपनी सेना में फूट पड़ जाएगी। तो अमर सिंह ने कहा चलो एक काम करो, कल दोनों हमला करो, एक साइड से एक हमला करेगा, दूसरी साइड से दूसरा हमला करेगा। यदि जयतर सिंह चुंडावत वाली टुकड़ी किले के अंदर पहले घुस गई तब तो हरावल जयतर सिंह चुंडावत के पास ही रहेगी, मतलब सलुम्बर वालों के पास ही रहेगी। और यदि ये टुकड़ी ना घुस पाई, बल्लू सख्तावत वाली घुस गई, तो हरावल चेंज कर दी जाएगी। इसके बाद में हरावल में हमेशा कौन जाएंगे, सख्तावत जाएंगे। तो किस किस के बीच में हरावल कंपटीशन है, चुंडावतों और सख्तावतों के। किस किस के? चुंडावतों का सरदार कौन है और सख्तावतों का कौन है? ठीक है, तो किधर से किसको हमला करना है, तो सख्तावतों ने कहा हम गेट तोड़ के अंदर घुसेंगे, हम गेट की तरफ से हमला करेंगे। ठीक है, तो दूसरों ने कहा ठीक है हम दीवार तोड़ के घुसेंगे अंदर, हम दीवार की तरफ से हमला कर देते हैं। तो अगले दिन गेट की तरफ से दरवाजा था, दरवाजे की तरफ से हमला किसने किया, बल्लू सख्तावत। किसने हमला किया, बल्लू। अच्छा, अपने किलों के जो पुराने दरवाजे बने हुए उन दरवाजों के आगे लोहे की बड़ी बड़ी कीलें लगाई जाती है ना, सूले सूले लगाई जाती बहुत। तो उन किलों के दरवाजों को तोड़ने का तरीका यह था कि हाथी होता, हाथी को शराब पिलाते, दारू पिलाते हाथी को, और हाथी को दारू पिला के लाते भगा के, और हाथी की टक्करें मरवाते। तो हाथी टक्कर मार मार के तोड़ दिया करता, क्योंकि हाथी की वो किलें चुभेगी, पर वो दारू के नशे में उसके दो चार चुभती तो भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तोड़ देता हूँ। तो हाथी को शराब पिला के लाए, दूर से भगा के लाए, हाथी की टक्कर मारी, हाथी ने टक्कर मारी आगे गेट पे। अब पता नहीं या तो सूले या किले बहुत तीखी थी या हाथी की कम पी हुई थी, हाथी की उतर गई और हाथी ने दूसरी टक्कर मारने से मना कर दिया। अब इस बार हाथी को भगा के लाए, हाथी आग खड़ा हो गया, उसने कहा लग रही है यार, ध्यान रखो थोड़ा बहुत, ऐसे क्या। तो अब उन सख्तावतों को लगा कि यदि हाथी ने टक्कर नहीं मारी तो गेट नहीं टूटेगा, और गेट नहीं टूटेगा तो हम किले के अंदर घुसे नहीं पाएंगे। तो अब क्या किया जाए, इतने में जयतर सिंह वो घुस जाएंगे, और वो घुस गए तो हरावल उनके पास रहेगी, हरावल हमारे पास कभी भी आएगी नहीं। तो जो बल्लू था ना, उसने कहा मैं इस गेट के आगे खड़ा हो जाता हूँ। तो हाथी को अभी किले दिख रही इसलिए टक्कर नहीं मारता, इसको मेरी छाती दिखेगी टक्कर मार देगा, इसको लगेगा व्यक्ति को टक्कर मारनी है, और मेरे आगे टक्कर मारेगा, मैं गेट के एकदम चिपका हुआ हूं तो गेट टूटेगा, गेट पे झटका लगेगा, गेट टूट जाएगा, तुम मर जाओगे। उसने कहा तो वो तो अंदर जाने पे तो मर सकते हैं ना, अंदर भी तो फायरिंग होगी, अंदर भी तो गोलियां चलेगी, उसमें मर सकता है। यदि एक आदमी के मरने से हरावल मिलती हो तो मर जाना ठीक है। तो बल्लू उसके आगे खड़ा होता है, अब हाथी को भगा के लाते, बल्लू के छाती छाती पे टकरे मारते, बल्लू झूल गया था उन किलों में, पर गेट तोड़ गए थे वो लोग। अच्छा, जैसे ही उधर गेट टूटने की उधर वालों को समाचार मिले कि गेट टूटने वाला है और गेट टूटते सख्तावत अंदर घुस जाएंगे, बल्लू शहीद हुआ उसके अंदर। उस जयतर सिंह को लगा कि यदि सख्तावत अंदर घुस गए तो हरावल हमसे छीन ली जाएगी, हरावल किसको मिल जाएगी, सख्तावतों को। उसे लगा कि मेरे पूर्वज चुंडा, जिनके नाम पर हम चुंडावत कहलाते हैं, उन्होंने कभी कहा था कि मैं मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा, मेवाड़ का राजा मोकल बनेगा। इसलिए उस समय यह कहा गया कि चुंडा के जो वंशज होंगे, मतलब जो चुंडावत होंगे, वो हमेशा मेवाड़ की हरावल में रहेंगे। लेकिन आज जब हमसे हरावल छीन ली जाएगी, आने वाली पीढ़ियां ये कहेगी कि पहले चुंडावतों के पास में हरावल थी, लेकिन बीच में जयतर सिंह कमजोर हुआ था, इसलिए चुंडावतों से छीन के किसको दे दी गई, सख्तावतों। तो लगा यार ये तो बहुत बुरा होगा। उसने अपने पास में एक फौजी खड़ा था, उसका मेरी गर्दन काट के अंदर फेंक दे, अंदर ही तो जाना है, अंदर मिलना चाहिए ना, तो मेरी गर्दन मिलेगी पहले। उस जयतर सिंह की गर्दन काट के अंदर फेंकी गई। कहते सख्तावत गेट तोड़ के अंदर घुसे थे, उन्होंने कहा यह हम अंदर घुस गए, जयतर सिंह वाली गर्दन पहले ही पड़ी थी, गर्दन ने कहा होगा कि तुम्हारा ध्यान किधर है तुम्हारा हीरो। यार इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता कि सबसे पहले मरने का अधिकार किसको मिले। उस समय बहादुरी के पैमाने ही होते थे। किसी देश के लिए, सैनिक के लिए सबसे बड़ा क्या होता है कि वो देश की रक्षा करे, और देश की रक्षा के अधिकार सबसे पहले किसको मिले, इससे बड़ा क्या हो। चुंडावत तो इसलिए फेमस रहे हमेशा कि मेवाड़ में सबसे पहले लड़ने के अधिकार किसको रहे, चुंडावतों को रहे। ये तो चलो बहुत पुरानी जहांगीर के टाइम की बात है, बहुत लेट 1769 की बात है, 1769 के आसपास की। मराठों से मेवाड़ वाले युद्ध करने के लिए गए थे उज्जैन में, छिपरा का युद्ध।
कौन सा युद्ध है? क्षिप्रा का युद्ध। क्षिप्रा नदी के पास में उज्जैन। तो मराठों और मेवाड़ वालों की लड़ाई है उसके अंदर। तो उसमें मेवाड़ का जो सेनापति, सलुम्बर का जो सेनापति था, नाम बोल रहा हूँ, पर्वत सिंह या पहाड़ सिंह जैसा नाम है उसका, 18 साल का लड़का है, कुल 18-19 साल का एक लड़का है जिसको भेजा गया। उसके अंदर एक और सेनापति शाहपुरा के राजा थे, जो भीलवाड़ा में शाहपुरा, उमेद सिंह, वो लगभग 80 साल की उम्र के थे। मतलब एक 18 साल का लड़का भी उसमें लड़ रहा है और एक 80 साल का। तो उमेद सिंह उस सलुम्बर वाले पर्वत सिंह को कहते हैं कि वापस चले जाओ, जीवन बहुत बड़ा पड़ा है तुम्हारे सामने, इस बार हम लड़ देंगे, तुम आगे और लड़ना, तुम्हें लड़ने के खूब सारे मौके मिलेंगे। वो पर्वत सिंह वापस कहता है कि आपने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना था कर लिया, अब हमें करने दीजिए, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा वापस। तो वापस कहा गया, अगर बच्चे हो क्या करोगे, आगे मेवाड़ की और रक्षा करने की जिम्मेदारी मिलेगी। उसने कहा बात रक्षा की जिम्मेदारी की नहीं, मैं सलुम्बर का हूं और मेरे पूर्वजों को यह अधिकार है कि वो हरावल के अंदर लड़ेंगे। आज मैं यदि हरावल के अंदर लड़ने के लिए नहीं गया तो इस बात का कितना कलंक लगेगा कि साहब एक छोटा लड़का था इसलिए वापस आ गया था। अपने ऐसी कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है। भारत में या राजस्थान में व्यक्तिगत बहादुरी, सेना के युद्ध हार जीत वो सब अलग चीजें, व्यक्तिगत बहादुरी के यदि किस्से सुने जाएं तो अनगिनत किस्से, मतलब समाप्त नहीं हो, उतने ज्यादा किस्से।